Hello friends, from today we are going to start TYK series on GST for CA intermediate students. In this series, we will solve all question answer given in ICA module. So we start this series with first chapter supply. So let's start with first questions of the supply chapter. Megharaj and company wishes to commence the business of supplying ready-made garments within Punjab and the neighbor state of Delhi and Haryana. Okay. So in this question, first we have to identify the taxable events under GST, and second question is related to कि when we identify the taxable events under GST, then we have to check when CGST और या SGST या UTGST और या IGST is applicable. So first question, the answer of the first question is taxable events under GST supply. Okay, ये taxable events under GST कब माना जाएगा? जब सप्लाई होगी गुड्स या सर्विसेज की. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि कब CGST, IGST, UTGST या IGST चार्ज होगा? तो CGST एंड SGST, UTGST है वो चार्ज होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, एंड IGST कब चार्ज होता है? ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर. ओके. And next question कि Damodar Private Limited registered in Delhi has transferred some goods to its branch registered in West Bengal so that goods can be sold from the branch. The goods have been transferred without any consideration. The company believed that the transaction undertaken it does not qualify as supply as no consideration is involved. उन्होंने कहा है कि नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, इसलिए हमने जो ब्रांच को जो गुड्स ट्रांसफर किया वो जीएसटी के दायरे में नहीं है, वो मतलब सप्लाई ट्रीट नहीं की जाएगी. असर्टन वेदर की ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू दामोदर लिमिटेड इस ब्रांच ऑफ क्वालिफाई सप्लाई है या नहीं. सो मैं आपको ये क्वेश्चन कराने से पहले सप्लाई है वो कब मानी जाएगी उसका एक ब्रीफ दे देता हूँ. देखिए, सप्लाई वो सेक्शन 7 में डिफाइन की हुई है, और सप्लाई होने के लिए हमें पढ़ा था कि सप्लाई कब मानी जाएगी अगर ये 3 टेस्ट पास हो जाते हैं. ए मतलब एक्टिविटी की सप्लाई किस फॉर्म में हो सकती है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, यानी एक एक्टिविटी का होना जरूरी है कि मतलब सप्लाई के लिए जैसे सेल हुई वो एक एक्टिविटी, तब हम कहेंगे सेल और सप्लाई मानी जाएगी जीएसटी में. सो एक एक्टिविटी का होना जरूरी होता है. नेक्स्ट बी मतलब बिजनेस, यानी वो एक्टिविटी इन द कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए. ठीक है. और सी मतलब वो एक्टिविटी फॉर ए कंसिडरेशन में होनी चाहिए. और हमें जो सेकेंड क्वेश्चन सप्लाई चैप्टर कर रहे हैं उसमें यही क्या बोलते हैं उसको कि मतलब कि इसी के ऊपर है कि मतलब वो कंसीडरेशन नहीं हो रहा, ब्रांच ऑफिस को ट्रांसफर हो रहा है, सो इसलिए हम सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे. सो मतलब कि यहाँ पर कंसीडरेशन तो नहीं है, तो मतलब सप्लाई नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब ये 3 टेस्ट का पास होना जरूरी होता है, मतलब तीनों फुलफिल होना जरूरी है, एक्टिविटी का भी होना जरूरी है, और वो बिजनेस में होनी चाहिए एक्टिविटी, और वो एक्टिविटी कंसीडरेशन के लिए होनी चाहिए. लेकिन जो कंसीडरेशन है उसके एक्सेप्शन दी हुई है. एक्सेप्शन वो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें दी हुई है. उसमें जो एक्सेप्शन है वो टोटल कितनी एक्सेप्शन दी हुई है? टोटल एक्सेप्शन दी हुई है अपने को RBI की एजेंसी, RBI की एजेंसी, यानी टोटल हमें 4 एक्सेप्शन दी हुई. ठीक है. तो वो एक्सेप्शन कौन कौन सी है वो मैं बताता हूँ. RBI की जो एजेंसी है इसका फुल फॉर्म्स क्या है? देखिए, RBI की एजेंसी, RBI की एजेंसी, यस, RBI की एजेंसी. RBI में R है, उसका मतलब होता है कि रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर सप्लाई हुई है, रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई हुई है, तो इवन दो विदाउट कंसिडरेशन हो फिर भी हम उसको जीएसटी में सप्लाई ट्रीट करके चलेंगे. अब रिलेटेड पर्सन क्या होता है? इसमें जो रिलेटेड पर्सन है उसमें रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हुई, सॉरी. ठीक है. आर का मतलब रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हुई हो, तो रिलेटेड पर्सन है उसकी डेफिनेशन हमें दी हुई जीएसटी में, एंड डिस्टिंक्ट पर्सन है उसकी डेफिनेशन दी हुई है. सो ब्रांच ऑफिस है वो डिस्टिंक्ट पर्सन की जो डेफिनेशन है उसमें फॉल करता है. ठीक है. कि डिस्टिंक्ट पर्सन है उसकी डेफिनेशन फॉल करता है. सो इसलिए हम इसको सप्लाई ट्रीट करेंगे इवन दो मतलब कि वो विदाउट कंसिडरेशन की हुई हो. ठीक है. सो डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है इसका हमने जो लेक्चर है सप्लाई चैप्टर का उसमें दिया हुआ, वो आप रेफर कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर जो ब्रांच को जो ट्रांसफर जो मतलब कि दिल्ली में जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसने जो गुड्स ट्रांसफर किया वेस्ट बंगाल को, सो बोथ द यूनिट्स आर डिस्टिंक्ट पर्सन्स, एंड ट्रांजेक्शन में जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स इवन दो विदाउट कंसिडरेशन इज ट्रीटेड एज ए सप्लाई. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स इवन दो विदाउट कंसिडरेशन इज ट्रीटेड एज सप्लाई. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, उसमें पृथ्वी एसोसिएट इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स. इट इंक्वायरी फ्रॉम इट्स टैक्सेबल एडवाइजर
as to whether any activity can be treated as supply even if made without consideration in accordance। अभी देखो इसमें भी यही है कि मतलब कि वो अपने टैक्स एडवाइजर से पूछ रहा है कि मतलब विदाउट कंसिडरेशन से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको हम सप्लाई ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट पढ़ा था आरबीआई की एजेंसी, तो ये आरबीआई की जो एजेंसी है ये इसका कोड है, ये याद कर लीजिए कि आरबीआई की एजेंसी है वो मतलब कि इवन तो विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फिर भी सप्लाई ट्रीट की जाएगी। ये जो एक्टिविटी होती है कौन कौन सी, आर का मतलब सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। सो अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हुई है इवन तो विदाउट कंसिडरेशन है तो भी हम सप्लाई ट्रीट करके चलेंगे। बी का मतलब क्या होता है, बिजनेस असेट्स, यानी अगर मैं परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूं या डिस्पोजल कर रहा हूं बिजनेस असेट्स का, ठीक है, तो भी मैं उसको क्या बोलूंगा, सप्लाई ट्रीट करके चलूंगा, चाहे भले ही अगर मैं विदाउट कंसिडरेशन कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आरबीआई। आई का मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा हूं विदाउट कंसिडरेशन देन फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम सप्लाई ट्रीट करके चलेंगे। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस किससे होनी चाहिए, रिलेटेड पर्सन या उसके जो एस्टेब्लिशमेंट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया उससे होनी चाहिए, और वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन द कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए, तभी हम उसको विदाउट कंसिडरेशन होने के बावजूद भी सप्लाई ट्रीट करके चलेंगे। और ए का मतलब एजेंसी, कि जो भी प्रिंसिपल एंड एजेंट्स हैं उनके बीच में जो भी ट्रांसफर होता है गुड्स का, ओनली गुड्स का, ओनली गुड्स का, ठीक है, उससे भी हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ट्रीट करके चलेंगे। ठीक है, इवन दो विदाउट कंसिडरेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोज सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज विच अट्रैक्ट द हायर रेट ऑफ टैक्स, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। सो इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज कि कंपोज सप्लाई है उसमें हम जो टैक्स करते हैं वो हम प्रिंसिपल सप्लाई पर जो टैक्स चार्ज होता है उस रेट से करते हैं, न कि मतलब कि गुड्स एंड जो हायर रेट है किसी गुड्स एंड सर्विसेज पर उस पर जो टैक्स अट्रैक्ट होता है उससे करते हैं। ये जो हायर रेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किस में अप्लाई होता है, मिक्स सप्लाई केस में। ठीक है, सो मैं आपको इसका रेफर आपको बता देता हूँ, देखिए ये रहा कंपोज सप्लाई एंड प्रिंसिपल सप्लाई। कंपोज सप्लाई क्या होती है, जिसमें कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाई जो नेचुरली बंडल होती है, और जिसमें मतलब क्या होता है एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है और टैक्स लायबिलिटी शैल बी अट्रैक्ट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। जबकि मिक्स सप्लाई में क्या होता है, उसमें जो टैक्स लायबिलिटी शैल बी रेट अप्लीकेबल टू द सप्लाई दैट अट्रैक्ट हायर रेट ऑफ टैक्स। तो हायर रेट ऑफ टैक्स कंसिस्ट किसमें है, मिक्स सप्लाई में। जबकि कंपोज सप्लाई में क्या है कि जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसकी जो रेट है उससे टैक्स चार्ज किया जाएगा ऑल सप्लाईज पर। ठीक है, सो इसका भी लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ टाइटल और पोजेशन इज नेसेसरी फॉर द ट्रांजेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स, एग्जामिन कीजिए। ठीक है, कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल और पोजेशन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसफर टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। सो सप्लाई ऑफ गुड्स है उसके लिए टाइटल है वो ट्रांसफर होना जरूरी होता है। यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स होने के लिए टाइटल है एज वेल एज पोजेशन का ट्रांसफर होना जरूरी होता है। अगर मैं टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, ओनली पोजेशन ट्रांसफर कर रहा हूँ, देन मैं क्या कहूँगा कि वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7, रीड विद शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द सीजीएस। ठीक है, सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुलेखा मैन्युफैक्चर हैव ए फैक्ट्री इन दिल्ली एंड डिपोट इन बॉम्बे, बोथ दिस एस्टेब्लिश आर रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव स्टेट, फिनिश गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली टू द बॉम्बे डिपोट विदाउट कंसिडरेशन सो दैट सेम कैन बी सोल्ड। सो हमें पता है कि मतलब कि उसके दो डिपो है, एक स्टेट में और दूसरा वन स्टेट में, दोनों रजिस्टर्ड जीएसटी में और एक ही एंटिटी के हैं। सो हम उनको क्या कहेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या कह चलेंगे। ठीक है, देखो आपको मैं डिस्टिंक्ट पर्सन है उसका थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ क्या होता है डिस्टिंक्ट पर्सन। देखिए डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है कि अगर रजिस्टर्ड है, अगर कोई ऑफिस एक स्टेट में और दूसरे ऑफिस में भी अगर उसकी ब्रांच है वो रजिस्टर्ड है तो दोनों क्या कहेंगे, हम डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है कि मतलब कि रजिस्टर्ड है अगर एक स्टेट में और दूसरे स्टेट में अनरजिस्टर्ड है तो भी हम उसको डिस्टिंक्ट पर्सन कह के चलेंगे। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सन विद, डेफिनेशन में दिया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सन विद सेपरेट रजिस्टर वेदर विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी और इन डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी आर कंसिडर्ड एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन। सो मतलब वेर ए पर्सन हैविंग वन रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज अनदर एस्टेब्लिशमेंट डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी नॉट नेसेसरी रजिस्टर्ड देन एस्टेब्लिशमेंट आर कंसिडर्ड एज ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। जैसे कि अगर एक स्टेट है, अगर उसमें अगर एक पर्सन है उसके
दो बिजनेस है और दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। और अगर एक पर्सन है उसका एक स्टेट है उसमें रजिस्टर्ड बिजनेस है और दूसरे स्टेट में भले ही वो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। ठीक है, सो कौन सा डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होगा कि अगर एक पर्सन का एक स्टेट में अगर एक रजिस्टर्ड बिजनेस है और दूसरा अनरजिस्टर्ड बिजनेस है, तब हम दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कह के चलेंगे। और यदि उनके बीच में अगर सप्लाई उनमें ट्रांसफर होता है गुड्स सर्विसेज का, देन जीएसटी है वो सप्लाई ट्रीट करके नहीं चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Raman is an architect in Chennai. His brother, who is settled in London, is a well-known lawyer. Raman has taken legal advice from him free of cost with regards to his family dispute. So, this question is related to import of service. So, first मैं आपको import of service है उसका भी brief दे देता हूँ कि import of service पर GST कब चार्ज होता है। कि import of service है अगर with consideration है तब always supply है। अब with consideration अगर मैंने import of service कर रहा हूँ, चाहे भले बिजनेस में यूज करूँ चाहे बिजनेस में नहीं यूज करूँ, उस पर जीएसटी चार्ज होगा। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन है तब जीएसटी तभी चार्ज होगा अगर वो बिजनेस में यूज की जा रही है। और किससे ली जा रही है, वो अपने रिलेटेड पर्सन से ली जा रही है या उसी का कोई एस्टेब्लिशमेंट है आउटसाइड इंडिया उससे ली जा रही है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो रमन है उसने आर्किटेक्ट की सर्विस ले रहा है, अपने भाई से रिलेटेड पर्सन है वो उसका, और लेकिन किसके लिए ले रहा है वो मतलब फैमिली डिस्प्यूट के लिए ले रहा है। और विदाउट कंसिडरेशन कोई बात ही नहीं है इसमें, तो हम मान के चलेंगे विदाउट कंसिडरेशन है, सो इस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द अबव केस रमन हैज टेकन एडवाइस इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस। अगर बिजनेस के लिए ले रहा है देन क्या है कि मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फर्स्ट, सेकंड वो विदाउट कंसिडरेशन है, इट्स ओके। एंड थर्ड कंडीशन वो रिलेटेड पर्सन से ले रहा है, यस। और फोर्थ कंडीशन वो उसने बिजनेस में ले रहा है, यस। तो इस पर सप्लाई ट्रीट की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाई विल बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या सप्लाई सर्विसेज होगी, हमें ट्रीट करना है शेड्यूल 2 है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो रेंटिंग ऑफ इमूल प्रॉपर्टी, सो अगर इमूल प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दी जा रही है तो वो क्या ट्रीट की जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट की जाएगी। क्योंकि इमूवल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि जो देखिए हमने जो गुड्स की डेफिनेशन क्या की थी कि गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या एक्सक्लूड किया हुआ है, मनी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है तो क्या होगी इमूल प्रॉपर्टी, सर्विसेज, तो सर्विसेज होगी। तो रेंटिंग दे रहा हूँ इमूल प्रॉपर्टी तो मतलब क्या होगी, सर्विसेज की डेफिनेशन फॉलो करिए। ठीक है, एंड सेकंड गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस असेट्स आर ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ अंडर डायरेक्शन ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन बिजनेस एसेट ट्रांसफर हो रही है तो बिजनेस एसेट गुड्स हैं, सो ये क्या होगी, सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट की जाएगी। ठीक है, एंड ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, कि राइट ट्रांसफर किया जा रहा है, टाइटल ट्रांसफर नहीं किया जा रहा। सो राइट है, टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या देखा था हमने कि टाइटल ट्रांसफर हो रहा है एज वेल एज पोजेशन ट्रांसफर हो, तब हम ट्रांसफर ऑफ गुड्स ट्रीट करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, टाइटल ट्रांसफर हो नहीं रहा, सिर्फ राइट ट्रांसफर हो रहा है गुड्स को, मतलब कि उसका यूज करने के लिए उसका जो राइट ट्रांसफर हो रहा है, तब हम उसको क्या करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसको मैं अगर रेफर करूँ तो देखिए हमने जो लेक्चर किया था इसमें जो शेड्यूल 2 के ऊपर, देखिए सॉरी शेड्यूल 2, देखिए अगर टाइटल गुड्स में ट्रांसफर हो रहा है, टाइटल गुड्स में फ्यूचर डेट ट्रांसफर हो गुड्स माना जाएगा। लेकिन अगर राइट ट्रांसफर हो रहा है विदाउट ट्रांसफर टाइटल तो सर्विसेज मानी जाएगी। ठीक है, तो ये शेड्यूल 2 है उसकी जो एक्टिविटीज़ है। ठीक है, ये शेड्यूल 2 जो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A में जो डिफाइन है। ठीक है, तो इसकी एक्टिविटीज़ है, इससे मैं रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विद स्टेपुलेट दैट की प्रॉपर्टी शैल बी ट्रांसफर एज ए फ्यूचर डेट। ओके, सो अभी देखो थोड़ी देर पहले बताया था कि मतलब कि टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, एग्रीमेंट डेट की फ्यूचर डेट ट्रांसफर, तो क्या बना ट्रांसफर गुड्स माना जाए। जैसे हायर परचेज सिस्टम, उसमें ऐसा ही होता है कि पहले जो इंस्टॉलमेंट पे की जाती है, फिर उसके बाद एक फ्यूचर डेट को उसका जो टाइटल है वो ट्रांसफर हो जाता है एक एग्रीमेंट के अंडर। ठीक है, तो इसको हम हायर परचेज सिस्टम से लिंक कर सकते हैं जो सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट की जाती है। ठीक है, न कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिटरमिन कीजिए वेदर द फॉलोइंग सप्लाई वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर द शेड्यूल सेकंड ऑफ द सीजीएसटी। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर और या परमिटिंग यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो मतलब कि सिर्फ ओनली क्या है, यूज के लिए अगर हमने कोई ट्रांसफर कर रहा है, टेम्परेरी ट्रांसफर, ठीक है, टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। ठीक है, जो उसके जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसके यूजेस की। ठीक है, सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस टू मेंबर देयर ऑफ और केस डेफर्ड पेमेंट्स और अदर वैल्यूएबल कंसिडर। तो सप्लाई ऑफ गुड्स इसमें जा रहा है तो मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट की जाएगी। ठीक है, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स। ठीक है, तो ये मतलब जॉब वर्क का केसेज है। ठीक है, कि मतलब कि जो किसी अदर पर्सन उसके गुड्स पर मतलब कुछ प्रोसेस की जाएगी और फिर उस पर मतलब उस प्रोसेस को चार्जेस लेगा वो, एंड फाइनली वो गुड्स है उस पर्सन को हैंड ओवर कर दिया जाए। ठीक है, जिससे गुड्स रिसीव हुआ था उस प्रोसेस करने के लिए। सो इट्स ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, एंड ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुड्स सप्लाई ऑन हायर परचेज बेसिस विल बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज एग्जामिन। तो हायर परचेज बेसिस है वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि इसमें एक एग्रीमेंट है कि मतलब गुड्स है वो उसका जो टाइटल ट्रांसफर होगा एक फ्यूचर डेट को। ठीक है, तो जब फाइनल पेमेंट रिसीव हो जाएगा तो ये क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। Examine whether the activity of import service the following independent cases would amount to supply under section 7 of the CGST। देखिए कि मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव इंटर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर हर रेजिडेंस लोकेटेड इन बांद्रा बॉम्बे फ्रॉम हर रसेल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया। द अमाउंट्स पेड फॉर द सेड सर्विसेज 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, तो मतलब इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है विद कंसिडरेशन है 5000, लेकिन किसके लिए ली जा रही है, ये ले जा रही है अपने 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 इंटर डेकोरेशन सर्विस फॉर रेजिडेंस, यानी अपने घर के लिए, मतलब बिजनेस के लिए नहीं ली जा रही। तो हमने जो 4 कंडीशन थी उसमें से जो बिजनेस वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हम इसको सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मिस्टर सुनिधि कौशिक रिसीव द इंडिया डेकोरेशन सर्विस फ्रॉम हर रेजिडेंस लोकेटेड इन बांद्रा है फ्रॉम हर ब्रदर। तो मतलब कि ब्रदर से ले रही है, मतलब कि रिलेटेड पर्सन से ले रही है। ठीक है, एंड मिस्टर वरुण रेजिडिंग इन सिडनी वरी डिपेंड ऑन हर मिस्टर सुनिधि। फर्दर मिस्टर सुनिधि डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर, कोई कंसिडरेशन नहीं दे रही है। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन है। अगर विद कंसिडरेशन हो तो हम कोई कंडीशन नहीं चेक करेंगे, वो रिलेटेड पर्सन से है, वो किससे है, क्या बोलते हैं उसको, कि वो बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। वो क्या होगी, सप्लाई ट्रीट की जाएगी विद कंसिडरेशन, ऑलवेज सप्लाई ट्रीट की जाएगी। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन में विदाउट कंसिडरेशन, तब हम देखते हैं कि वो रिलेटेड पर्सन से ली जा रही है, यस उसके भाई से ली जा रही है। सेकंड थिंग्स कि जो रिलेटेड पर्सन से ली जा रही है वो बिजनेस के लिए यूज की जा रही है, नहीं, क्योंकि वो मतलब कि किसके लिए यूज की जा रही है, अपने घर के लिए, रेजिडेंस लोकेटेड इन बांद्रा यूज की जा रही है, देन हम कहेंगे सप्लाई नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर वो मतलब अपने बिजनेस के लिए यूज कर रही है, नॉट हर रेजिडेंस, देन हम उसको बोलेंगे सप्लाई है। ठीक है, सो हम आज का वीडियो यही 10 क्वेश्चन कंप्लीट करके ख़त्म करते हैं, और जो बाकी के जो क्वेश्चंस है 11 से लेके 16 तक क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।